नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मामले में परीक्षण कर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जांच में जो आएगा उसके हिसाब से प्रणव और महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ता को फोन पर अभद्रता करने के ऑडियो वायरल के मामले पर कहा कि चैंपियन की बीजेपी में वापसी उनके द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने लिखित में माफीनामा दिया था और कहा था कि वो अब अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मामले में जांच की बात कही है। वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे। और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें, वहाँ देखें क्या मामला है, जैसा मामला आएगा सामने वैसा करेंगे। और मंत्री रेखा आर्या ने पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई और जनहित से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। साथ ही तकनीकी पहलुओं और कार्य योजनाओं में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। और युवा आह्वान संस्था के माध्यम से उत्तराखंड युवा विधानसभा के चतुर्थ सत्र का उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित 70 विधायकों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि 6 से 9 नवंबर तक गैरसैंण में युवा विधानसभा आयोजित हो रही है, जिसमें प्रदेश भर से आने वाले सभी 70 युवाओं को जो युवा विधायक की भूमिका में नजर आएंगे, उन्हें ऑनलाइन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा संबोधित किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, ऐतिहासिक फैसला, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। अपने आज कोरोना जैसी परिस्थिति पूरे देश के अंदर है, हमारे प्रदेश में भी है। और कोरोना जैसी महामारी के कारण आज मेरा आपसे इस प्रकार से मिलना हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी ने बहुत से कार्यक्रमों को सीमित दायरे में रखा, अनेकों कार्यक्रम स्थगित हुए, बहुत सी ऐसी समस्याएं आई। लेकिन फिर भी आप जितने बंधु इसमें जुड़े हैं, युवा मेरा साथी जुड़ा है, मेरी युवती जिस प्रकार से यहाँ जुड़ी है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ आपके 4 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम अनेकों विधानसभा का जिस प्रकार से स्वरूप है आप जानते होंगे। आप विधानसभा के सत्र के रूप में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप अपने विधेयकों को जाने, कैसे विधेयक लाए जाते हैं, कैसे उनको रखा जाता है और कैसे उनको टेबल किया जाता है। तो बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल पर टिप्पणी एक महिला नेता को भारी पड़ गई। उसके बयान पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने रायपुर विधायक से इसकी शिकायत कर दी। इसे गंभीरता से लेते हुए विधायक ने भी प्रदेश अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिखा है। दरअसल 31 अक्टूबर को बीजेपी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मंडल का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी कार्य समिति की पूर्व सदस्य इंदु बाला भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बाद पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और वर्तमान में बीजेपी में शामिल पूर्व कांग्रेसी और तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल की उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तब प्रदेश में किए गए घोटालों और गड़बड़ियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया।
हमारे प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में ये व्यवस्था है कि वहाँ हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण में है वो अपना सुझाव अपनी या अगर उसे कोई चीज में कमी लगी हो तो वो वहाँ लिख के दे सकता है। अब पर चांस मेरे पास एक चिट्ठी है, ये मेरे एक जिस प्रशिक्षण शिविर में मैं गया था उसके बारे में है। तो लोग क्योंकि इसमें अच्छे सुझाव लिखे हुए हैं, अच्छी बातें लिखी हुई हैं, किसी के बारे में कोई कमी नहीं बताई गई है, तो इसलिए ये खबर का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी को लगा कि कोई बात उचित ढंग से नहीं कही गई है या किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो वो एकदम से बड़ी खबर बन जाती है। मुझे लगता है ना तो विषय प्रवर्तक का, ना बताने वाले का और ना विधायक जी का, किसी का भी मंतव्य ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। और कानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ एबीवीपी और क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, जहां चैंपियन का लक्सर के बालावाली तिराहे पर पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ समय पहले से विद्यालय में पीजी की क्लास चलाने को लेकर संघर्ष करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री धन सिंह रावत द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एबीवीपी छात्रों का देहरादून बुलाकर उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। जिसके बाद कानपुर विधायक चैंपियन ने कार्यकर्ता सचिन चौधरी को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए डराया धमकाया, जिसे लेकर एबीवीपी और क्षेत्रीय युवाओं में खासा गुस्सा है। अभी उन्होंने अपने बीच में हमारे यहाँ के सम्मानित नेता, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा, उनके पापा का नाम भी उन्होंने भद्रता के साथ में लिया और उन्हें भी गालियां दी हैं। क्या राजा साहब आपके लिए शोभनीय है? और आपको डूब मरना चाहिए। आप इस समाज से ही आगे जाते हो और आप बार बार पूछते हैं समाज की औकात क्या है, इन बच्चों की औकात क्या है। आप प्रत्येक नागरिक को भद्रता का इस्तेमाल करते हो, उसकी औकात पूछते हो। अरे मैं आपको पूछता हूँ आपकी औकात क्या है साहब? मैं बता रहा हूँ मेरी औकात, हम यहाँ का एक एक बंदे की औकात है, उसकी वोट उसकी औकात है, जिसके बाबा तुम वहाँ विधानसभा जाते हो, वो औकात इन प्रत्येक नागरिक की है। आम जनता की औकात है, आपकी औकात नहीं है। आप मेरे तो हम आपसे नहीं है। और आपका तब शर्म आओ, तुम तो तू भी कहने नहीं लायक नहीं हमारे पे, गालियों के लाए हो, गालियों के। अब गुज्जर समाज अपनी औकात दिखाएगा आपको, आपकी औकात। पिछले 15 दिनों से एबीवीपी के कार्यकर्ता धरने पर थे, जिसमें 2 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी मांगे पूरी कर दी थी। उसके बाद में 4 तारीख को माननीय विधायक जी का फोन आता है मेरे पास, मेरे साथ गाली गलौज की जाती है। एबीवीपी जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है उसको भी गाली दी जाती है, यानी हमारे महापुरुषों को गाली दी जाती है, स्वामी विवेकानंद जी को गाली दी जाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को एबीवीपी में महापुरुष माना जाता है, उसके सिद्धांतों पर हम चलते हैं। और उसके बाद में माननीय विधायक जी कुछ लोगों के जरिए मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने ये ऑडियो वायरल किया तो आपकी जान की खैर नहीं है, यानी सीधी सीधी मुझे मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो आज पूरा खद्दर क्षेत्र के युवा हमारे साथ है। और रुड़की के रामपुर में अपने मायके आई विवाहिता के 19 अक्टूबर को पड़ोस में मौसी के घर 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 23 अक्टूबर को कोतवाली गंगनहर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं आज पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन घटना बीतने के 16 से 17 दिन बाद भी अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। धनोल्टी के ब्लॉक मुख्यालय थ्यूड़ के मुख्य बाजार के पास पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके पुल के ऊपर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है और पैदल राहगीरों के लिए भी पुल पर आवागमन बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक कार्यालय और पट्टी पालीघाट समेत नैनबाग के और दर्जनों गांवों का जो सड़क संपर्क है, उसका जो मुख्य बाजार है वो कट गया है, जिससे लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां और चुनौतियां पैदा हो गई हैं। समस्या है, ये बहुत विकट है, क्योंकि इस पुल के अलावा आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इस समस्या को देखते हुए यहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने, उनमें मैं भी था, हमने इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग का रास्ता पीडब्ल्यूडी को सुझाया था। जुलाई 2020 को इस संबंध में मैंने माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी जो एमएलए हैं उनसे एक चिट्ठी लाई कि ये पुल की जर्जर हालत है, इसमें जो है बजरी के बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, एक दिन न एक दिन ये स्लैब
टूटेगा, क्योंकि वो सीमेंट का स्लैब है। 35 साल हो गए या 32 साल हो गए। और उसके लिए प्रीतम सिंह जी ने यहाँ पे किलोमीटर जो थतुड़ मराड़ है 1 या 2 से उन्होंने, और साटाघाट जहाँ पे पुल की साइड है वहाँ के लिए उन्होंने वैकल्पिक मार्ग के लिए लिखा है कि तुरंत इसकी सर्वे करके शासन को दो। ये जुलाई पहले सप्ताह की उन्होंने कागज़ दे रखा है, PWD को रिसीव करवा रखा है PWD से। उसके बाद यहाँ व्यापार मंडल वालों ने भी जो है लिख के दे रखा है कि इसको जो है थतुड़ मराड़ से वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाए। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डोईवाला विधानसभा की सूर्यधार बांध झील 1.5 साल के भीतर ही बनकर तैयार हो गई है और झील का उद्घाटन सीएम रावत 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और विस्थापित क्षेत्र के 3 दर्जन गांव को जहां पीने का पानी मिलेगा, वहीं सैकड़ों किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिल पाएगा। उनके लिए एक ये बड़ी राहत होगी। मुख्यमंत्री की ड्रीम योजनाओं में शामिल ये सूर्यधार बांध झील जो है बनके तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी परियोजना डोईवाला विधानसभा को मिलने जा रही है। इससे जहां तमाम गांवों को पानी मिलेगा, वहीं सिंचाई का पानी भी मिलेगा और इस झील को जो है पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। लगातार मेरे पीछे देखिए निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुँच गया है और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ लगातार आकर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के बावजूद झील का निर्माण कार्य चलता रहा, इसलिए 1.5 साल में ये झील बनकर तैयार हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना जो है डोईवाला विधानसभा को मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करने पहुंच रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल, प्राइम न्यूज, डोईवाला। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब नए स्वरूप में सामने आने वाला है, जो कि कई मायनों में खास है, साथ ही लोगों को आकर्षित भी करेगा। उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी। साथ ही पुराने एयरपोर्ट की बिल्डिंग के मुकाबले ये नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है। ये पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई गई है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया, कोरोना काल के बाद भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला। पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। आपको जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं। 36 जिसको बोल रहे हैं। अभी जब उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की, वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने उत्तराखंड का जो पूरे उत्तराखंड राज्य का हमारा जो एक विविध हमारे एक कला का जो नमूना है वो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें पूरे उत्तराखंड की सारी संस्कृति को, कला को दर्शाते हुए काफ़ी बड़ी पेंटिंग, म्यूरल्स और हम लोग यहाँ डिस्प्ले करेंगे, जो कि पैसेंजर जब यहाँ पे आएंगे तो उनको देखते से एक अपने आप से एक सम्मोहन से पैदा होगा कि हम क्यों ना उत्तराखंड को विजिट करें। हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से 5 जगह स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से काफी विचार के बाद इसे सिर्फ 3 जगह ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेहरू स्टेडियम रुड़की, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार और BHL सेक्टर 4 हरिद्वार में मेला आयोजित किया गया है। यह मेला 14 तारीख तक लगाया जाएगा और इस मेले में केवल स्वदेशी सामान ही बिकेगा। और धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल के अनुरोध पर 3 घंटे के लिए खोला गया। इस दौरान नेपाल से 138 लोग भारत आए और भारत से 105 लोग नेपाल गए। वहीं एक नेपाली युवक की मौत के बाद उसका शव भी बॉर्डर पार कराया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल के अनुरोध पर खोला जाता है, जिसमें दोनों तरफ के नागरिकों को सुविधा मिलती है। आज दिनांक 5/11/2020 को पुल खोला गया, जो कि नेपाल का एक
आदमी जिसका ट्रीटमेंट मानसिक रोगी से पहले इलाज दिल्ली में हुआ था, उसको इलाज कराने के लिए दिल्ली ले आया गया। और कुछ स्टूडेंट लोग, लड़के लोग और कुछ अपने मजदूर जो कि इंडिया में अपनी मजदूरी करने के लिए आ रहे थे, इस कारण से ये झूला पुल गिरा। दोनों सरकारों की सहमति से झूला पुल खोला गया और झूला पुल में आज इंडिया टू नेपाल 105 और नेपाल टू इंडिया 129 लोग आए गए। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर किसानों ने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर दोनों तरफ लंबी जो कतार थी वाहनों की वो दिखाई दी और लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हुई भी दिखाई दी। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से उनके हित में नहीं, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। और रुड़की में एक महिला को अपने ही घर के सामने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले महिला की शादी सचिन नाम के शख्स से हुई थी, जो कि नेवी मर्चेंट में काम करता है और अंजलि भी किसी कंपनी में जॉब करती है। पीड़िता के मुताबिक अभी विवाह के मात्र 6 महीने ही गुजरे हैं जब अंजलि किसी अपने घर गई थी किसी काम से, और आज घर से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि विवाहिता का कहना है कि उसका करवा चौथ का व्रत भी था जो उसने आज तक नहीं खोला, जिसे लेकर वो धरना देने पर मजबूर हो गई। और मैं अपने घर अब जहाँ पे इन लॉज के घर के सामने खड़ी हुई हूँ और ये लोग हमें घर में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। और मेरे को अपने घर गए हुए कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं, कोई इन लोगों का कॉल कुछ नहीं है, तो ये लोग हमें घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। सब लोग मेरी फैमिली के हैं। कौन? मेरे इन लॉज हैं। क्या वजह? अब वजह तो ऐसा हमारा कुछ वो नहीं था, पता नहीं ये लोग क्या मुद्दा बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। है ना, वीरेंद्र सरोइया मकान मालिक है, जिसका हमारी पोती भी आई है ना। अब ये छोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। आज लड़की को 2 महीने से घर छोड़ रखी थी, आज बुल ले जाएंगे। अभी तक लेने जब नहीं गए तो हम खुद छोड़ने आए थे, इन्होंने यहाँ गेट बंद कर लिया। अब यह गेट खोलने को तैयार नहीं। चेतकवाल पुलिस आई थी, दीवान जी आए थे, उन्हें कैसे गेट नहीं खोल ले, कह रहे 2-4 दिन बाद आना, तब हम बात करेंगे। क्या मसला है? किसको पैसा चाह रहा पूरा 15 लाख पहले नगद दिए और हमारे यहाँ मारी है 28 फरवरी को। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है हमारी लड़की अपना यहाँ अपने घर में रहे, हमारी और कोई मांग नहीं है। नाम जनता लड़की को ले जाएंगे, जब बरस नहीं खोलने को तैयार लड़की तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते। ये बैठी है, जब ये गेट खोल लेंगे घर में चली जाएगी लड़की, तब हम उठ के चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, लड़की हमारी यहीं रहेगी। नहीं अगर दरवाजा खोलते तब तक धरना जारी रहेगा। हाँ, जब तक ये गेट नहीं खोलते तो धरने पे ही बैठे हम बरकरार। तो लॉकडाउन से जहां लोगों के रोजगार खत्म हुए, प्रवासी मजदूर अपने घर का रुख कर चुके हैं, वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकासखंड के सिरसोलिया गांव के 11वीं में पढ़ने वाले अमित भट्ट ने अपने प्रवासी चाचा शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर 25 साल से बंद पड़े घराट को नए स्वरूप में विकसित कर गेहूं और मड़वा की पिसाई कर दी, जिससे गेहूं और मड़वा पिसाने वालों को अब दूर नहीं जाना पड़ता। हमें इसकी आवश्यकता इस चीज़ के लिए पड़ी क्योंकि हमारे जो ये गांव है बहुत ही मतलब कि नीचे है और यहाँ पे हमें गेहूँ पिसाने के लिए सीधा सिसौन यानी 2 किलोमीटर कंधे में थैले को ले जाना पड़ता था। और यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ले जा नहीं पाते थे, तो काफ़ी 25 साल से हमारे घर बंद था। तो मैंने अपने चाचा जी की सहायता से और जो ये हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता से इसको फिर से चालू करने की कोशिश की और हमने इसे चालू किया। जी, ये कोरोना काल में यानी कि लॉकडाउन था पूरा, यहाँ सब कुछ चीज़ थी नहीं, तो हमने सोचा इस पे काम किया जाए और ये रोज़गार के मामले में भी बहुत अच्छा साबित हुआ है हमारे लिए। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें, अचानक लॉकडाउन पड़ा। लॉकडाउन के कारण हमने सोचा कि अब चक्की चुकी इधर तो है नहीं, तो हमने सोचा कि अपने आप ये यहाँ पे अपना पुराना जो परंपरा है उसको उजागर करें और उजागर करके हमारे जो पूरे गांव वाले आते हैं यहाँ पे इसको आटा बेचने के लिए गेहूँ लेके आते हैं और गेहूँ शाम को अपने ले जाते हैं। और इसलिए हाँ, आर्थिक स्थिति हमें सुधरी है। पर दिन कम से कम 70-80 किलो पर डे का इसका रनिंग है।
तो इसलिए हमारी थोड़ी ये स्थिति भी उसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है और इसको भी 25 साल बाद हम ये स्टार्ट किया। और डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने वाला है और मिल पर गन्ना समिति का 3 साल पुराना लगभग 90 लाख रुपए विकास कमीशन अभी भी बकाया है, जिसके चलते समिति कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। हालांकि दीपावली जैसा बड़ा त्योहार भी करीब है, ऐसे में कर्मचारी बोनस की भी मांग कर रहे हैं। हमारी 5-6 समस्या हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं। हमारा एक तो पहली समस्या इस बार क्योंकि मिल पेराई सत्र शुरू होने वाला है, हमें अभी तक सरकार ने जो नया मूल्य घोषित होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी मांग थी कि 450 जो किसानों की मांग है 400-450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य किया जाए। दूसरी हमारा था कि हमारा जो यहाँ पर भवन देख रहे होंगे आप लोग कि ये 50 वर्ष पुराना जर्जर भवन है। आज उसके नीचे कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता और आज जो हमारा एक किसान भवन है इसमें हमारे देख रहे होंगे आप लोग कर्मचारी बैठे हैं और उन कर्मचारियों को इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसके नीचे कभी भी गिरने का खतरा है। तो गिरासू भवन की वजह से हमारी मांग थी मुख्यमंत्री से कि इसके लिए कोई मदद इसके लिए भी करते और इसको नया भवन बन जाता तो ये जो किसानों के लिए भी लाभकारी होता है और हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।